चलिए अब आ जाएगी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर क्रॉप की जब हम बात करते हैं, एक यूनिट एरिया के अंदर हम जब कोई क्रॉप लगाते हैं तो उसका हमें कभी इरिगेशन देना है, कितनी मात्रा में इरिगेशन देना है और किस तरीके से इरिगेशन देना है। मान लीजिए यहाँ पर हमने ग्रो किया है वीट, ठीक, तो वीट को हमें इरिगेशन कब देना है, तो इसके कुछ ना कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि सीआरआई स्टेज जो है उस पर हमें क्या देना चाहिए, इरिगेशन देना चाहिए। हाउ मच टू इरिगेट, यानी हमें उसके अंदर कितना इरिगेशन देना चाहिए, और हाउ टू इरिगेट, कौन सा मेथड ऐसा बेस्ट रहेगा जिससे कि हम इफिशियंट इरिगेशन दे सकते हैं या इफिशिएंटली एप्लीकेशन कर सकते हैं वाटर का। ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, आपके इरिगेशन शेड्यूलिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 3 पी याद रखना है, 3 प्रिंसिपल याद रखने हैं, 3 पी। फर्स्ट याद रखना है व्हेन टू इरिगेट, यानी हमें सिंचाई कब करनी है। हाउ टू इरिगेट, हम कैसे करें, एंड लास्ट वन इज द हाउ मच टू इरिगेट। 3 प्रिंसिपल पर जो है इरिगेशन शेड्यूलिंग चलती है। फर्स्ट है आपका व्हेन टू इरिगेट, हाउ टू इरिगेट एंड हाउ मच टू इरिगेट। इसके अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं व्हेन टू इरिगेट। ये क्या हुआ, चलिए इसके अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट व्हेन टू इरिगेट। फर्स्ट है आपका व्हेन टू इरिगेट, हमें सिंचाई कब करना चाहिए। इसके लिए हम 3 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन रहेगा हमारा सोइल मॉइस्चर अप्रोच, सोइल मॉइस्चर अप्रोच। सेकंड रहेगा हमारा प्लांट अप्रोच, और थर्ड रहेगा क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। फर्स्ट आप एक बार देखिए सोइल मॉइस्चर अप्रोच। जब भी हम सोइल मॉइस्चर अप्रोच की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें पर्टिकुलर इरिगेशन कब देना है, ये डिसाइड करेंगे किससे, सोइल मॉइस्चर से। सेकंड है प्लांट अप्रोच, जैसे कि क्रिटिकल स्टेजेस कब है या कौन कौन से जो है डिफिशियंसी होती है वाटर की वजह से, जैसे कर्लिंग हो जाए, ट्विस्टिंग हो जाए, या फिल एंड अपीयरेंस मेथड हो गया, या और भी कई जितने भी मेथड्स है वो किसमें आते हैं, आपके प्लांट अप्रोच के अंदर। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच का मतलब ये है कि एक क्लाइमेटिक एलिमेंट का यूज करते हुए हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमें इरिगेशन कब करना है। जैसे कि आपने इसमें पढ़ा होगा IWCP रेशो, तो किसमें आएगा, आपके क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच में। फर्स्ट हम बात करते हैं सोइल मॉइस्चर अप्रोच। सोइल मॉइस्चर अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका परसेंट अवेलेबल सोइल मॉइस्चर डिप्लीशन। फर्स्ट है इसमें परसेंट अवेलेबल सोइल मॉइस्चर डिप्लीशन। अवेलेबल सोइल मॉइस्चर किसको बोलते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर या अवेलेबल सोइल मॉइस्चर का मतलब क्या है, कौन बताएगा। अवेलेबल वाटर या अवेलेबल मॉइस्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था। क्रॉप प्लांट जो है वो किस वाटर का यूज करते हैं, किस किस के बीच के वाटर को यूज करते हैं, फील्ड कैपेसिटी से लेकर पीडब्ल्यूपी के, इन दोनों के बीच का जो वाटर होता है उसका यूज कौन करते हैं, क्रॉप प्लांट करते हैं। यदि हम अवेलेबल वाटर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, फील्ड कैपेसिटी को परमानेंट फिल्टरिंग पॉइंट से माइनस कर देंगे। मान लीजिए जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, यार ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी सोइल है, ठीक है, और यहां पर 100 mm क्या है, वाटर है, ठीक है। कितना है, 100 mm। ये अभी की कंडीशन में मान लीजिए क्या है, अवेलेबल वाटर है। यदि मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, जैसे कि वीट हमने यहाँ पर ग्रो कर रखा है या मेज हमने ग्रो कर रखा है, तो वीट और मेज के अंदर जो है हमें इरिगेशन कब करना है, जब यहाँ पर जो अवेलेबल वाटर है, अवेलेबल जो मॉइस्चर है, इसमें कितना परसेंट डिप्लीशन हो जाए, 25% का डिप्लीशन हो जाए, तब हमें क्या करना है, इरिगेशन देना है। 25% का मतलब क्या है कि जब कितना mm वाटर बचे, केवल 75 mm वाटर बचे, तो वापस हमें क्या करना है, इरिगेशन करना है। ये किस केस में है, वीट और मेज के केस में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए सोरगम हो, परमलेट हो, फिंगर मिलेट हो या कॉटन हो, इसके केस में कहा गया है कि यदि मान लीजिए अवेलेबल सोइल मॉइस्चर में डिप्रेशन कितने का हो जाए, 50% का हो जाए, तब हमें क्या करना है,
इरिगेशन करना है। लेकिन दोस्तों ये जो टेक्निक है ये फार्मर्स तो इसको कभी यूज नहीं करता है, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो मॉइस्चर को मेजर करने बैठे। अधिकतर जो है वो फील एंड अपीयरेंस मेथड जो है फार्मर्स के बीच में पॉपुलर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरीके से जब मैंने टिलेज आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि 25 से 50% डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सोइल मॉइस्चर जब हो जाता है तब हम क्या करते हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ARO 2022 के अंदर पूछा भी गया था कि कितना परसेंट अवेलेबल सोइल मॉइस्चर डिप्लीट होने पर हमें क्या करना चाहिए, टिलेज ऑपरेशन करना चाहिए। कितना, 25 से 50%। लेकिन इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो व्हीट और मैच के केस में अवेलेबल वाटर या अवेलेबल मॉइस्चर का कितना परसेंट डिप्लीट हो तब करना है, 25%। लेकिन आपका सोरगम हो, परमलेट हो, चाहे वो कॉटन हो, फिंगर मिलेट हो, उस केस में कितना, 50%, ठीक है। तो यहां पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं, परसेंट अवेलेबल मॉइस्चर डिप्लीशन। इस केस के अंदर हमें केवल 2 पॉइंट याद रखना है, 25% डिप्लीशन में, किस केस में, व्हीट एंड मैच, व्हीट एंड मैच के केस में। और 50% डिप्लीशन किसके केस में, सोरगम हो, सोरगम हो, पर्ल मिलेट हो, या फिर FM यानी फिंगर मिलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलुसिना कारकोना, या कॉटन हो, ठीक है। इस केस के अंदर जो अवेलेबल मॉइस्चर डिप्लीशन है वो कितना हो, 50% हो, तो हम क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं। जबकि व्हीट और मैच के केस में कितना परसेंट हो, 25% हो। ऐसा रेडी के अंदर जो है और कॉम्प्लेक्स दे रखा है, लेकिन हमें याद रखना है केवल इन चीजों को। इनका भी जो है वो अलग अलग बता रखा है, लेकिन ये आपको मेजरली ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड इसके अंदर आता है कि हम अवेलेबल वाटर को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अवेलेबल मॉइस्चर या अवेलेबल वाटर को कैसे कैलकुलेट करें। अवेलेबल मॉइस्चर यदि हमसे कहा जाए ग्रेविमेट्रिक बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ग्रेविमेट्रिक बेसिस। ग्रेविमेट्रिक बेसिस को ही कहा जाता है मास बेसिस पे। किसके बेसिस पे, मास के बेसिस पे। कि मास के बेसिस पे हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारी सोइल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, कितना मास ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। वेट ऑफ वेट सोइल माइनस वेट ऑफ ओवन ड्राई सोइल माइनस वेट ऑफ ओवन ड्राई सोइल इंटू 100, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ या मास ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इंटू 100। ये चीज क्लियर है। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए एक बार, वेट ऑफ सॉरी वेट 2 बार लिख दिया, वेट जो है दूसरा आएगा, है ना। वेट ऑफ वेट या फिर हम बोल सकते हैं मॉइस्ट सोइल, ठीक है। मॉइस्ट वर्ड ज्यादा सही रहेगा, मॉइस्ट सोइल लिख देते हैं, मॉइस्ट सोइल, ठीक है। वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल माइनस वेट ऑफ ओवन ड्राई सोइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ओवन ड्राई सोइल इनटू 100। या फिर हमने क्या लिखा, वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल और ड्राई सोइल में से जब आप माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, आपके ग्रेविमेट्रिक बेसिस पर या मास बेसिस पर किसको कैलकुलेट करने का, वाटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। आपसे एग्जाम में दे दिया जाएगा कि वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल इतना है, ओवन ड्राई सोइल का इतना है, तो आपको जो है वेट बेसिस पर या मास बेसिस पर वाटर को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें ग्रेविमेट्रिक बेसिस पर ना पूछकर जो है वो पूछे वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे, किसके बेसिस पे, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे। मान लीजिए इसको मैं अब शो कर रहा हूं mg से, किससे कर रहा हूं, mg से, या कोई भी यूनिट आप यहां पर यूज कर सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक बेसिस की जब भी हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें वॉल्यूम की आवश्यकता होगी, और वॉल्यूम हमें किससे पता लगता है, BD से पता लगता है, बल्क डेंसिटी से पता लगता है कि सोइल का बल्क वॉल्यूम कितना है।
ठीक है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा कि ये का ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसमें इनटू क्या हो जाएगा आपका बल्क डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इंटू बीडी इंटू 100। बीडी का मतलब क्या है? बल्क डेंसिटी। आप मुझे बताइए कि ओवन ड्राई वेट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो टेम्परेचर कितना रखा जाता है? ओवन ड्राई वेट जब हम करते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं? 105 डिग्री सेल्सियस पर। कितने हावर्स के लिए? 24 हावर्स के लिए। 105 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्यों नहीं रखते हैं हम टेम्परेचर? 105 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रखते हैं? ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कहीं ना कहीं बर्न हो जाता है यदि हम टेम्परेचर 105 डिग्री से 106 डिग्री सेल्सियस भी करते हैं। तो 105 डिग्री सेल्सियस तक ऑर्गेनिक मैटर जो है इस टेम्परेचर को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। ठीक। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमें डेप्थ दे रखी है, क्या दे रखा है? डेप्थ। आप इस तरीके से तो कैलकुलेट कर सकते हो कि ग्रेविमेट्रिक बेसिस पे, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे। यदि आपको डेप्थ दिया जाए तो डेप्थ के केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बताइए। यदि आपको डेप्थ भी दे रखा हो तो डेप्थ के केस में कैसे कैलकुलेट करोगे? डेप्थ बेसिस पे। डेप्थ बेसिस पे कैसे करना है? जैसे ग्रेविमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविमेट्रिक के अंदर वही वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इंटू 100 इंटू डेप्थ ऑफ सोइल। यहां पर ग्रेविमेट्रिक बेसिस पे पूछा गया है। ठीक है। यदि वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे जब हमें डेप्थ गिवन हो तो कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इंटू बीडी इंटू डेप्थ ऑफ सोइल इंटू 100। इस फॉर्मूला को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट, ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट इंटू बीडी इंटू डेप्थ ऑफ सोइल। इससे भी क्या निकल सकता है आपका? वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पर वाटर कंटेंट निकल सकता है। इसका मतलब ये है, यहां पर मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? आपके किसका है? ये ग्रेविमेट्रिक का। और ग्रेविमेट्रिक को अगर हम बीडी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक बेसिस। जब भी हमें डेप्थ दे रखा हो तो डेप्थ के केस में क्या करना है? केवल डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला पहले वाला ही रहेगा। यहां पर आप इनटू 100 ऑफ कर लेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? यहां पर कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार पीएचडी एग्रोनॉमी का पेपर उठाना 2023 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमारे ही एक जूनियर था जो भी पेपर देखे आया था, लेकिन उसने गलती क्या करी? वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल माइनस यहां पर जो है इस फॉर्मूले के अंदर जो नीचे की साइड में है उसने वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल लिख दिया। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है कि नीचे क्या आएगा? नीचे जो है ये पीछे वाली चीज आएगी, यानी ड्राई सोइल का वेट आएगा। ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम के अंदर फॉर्मूला भी सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि नीचे की साइड में क्या आएगा? मॉइस्ट वेट आता है या फिर ड्राई वेट आता है? तो क्या आता है? ड्राई वेट आता है। एक बार आप इन फॉर्मूलाज को लिखिए, फिर एक दो न्यूमेरिकल हम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए एक बार इसको। इरिगेशन शेड्यूलिंग। इरिगेशन शेड्यूलिंग में ये लिख लीजिए, व्हेन टू इरिगेट, हाउ टू इरिगेट एंड हाउ मच टू इरिगेट। थोड़ा जल्दी लिखना। When to irrigate, how to irrigate and how much to irrigate. लिखा ही है? चलिए, when to irrigate में लिख लीजिए soil moisture approach, plant approach and climatological approach. soil moisture approach के अंदर परसेंट अवेलेबल soil moisture depletion, यानी हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं। और अवेलेबल मॉइस्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जब बताया था, सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट, तो वहां पर बताया था। प्रोवाइड इरिगेशन
और जाहिर सी बात है अगर ये ना भी लिखे तो हम जानते हैं कि किस में हम पढ़ रहे हैं, व्हेन टू इरिगेट में कर रहे हैं, कि हमें इरिगेशन कब देना है। परसेंट अवेलेबल सोइल मॉइस्चर डिप्लीशन 25% किस में होना चाहिए, व्हीट और मैच के केस में, और 50% सोरगम, पर्म मिलेट, फिंगर मिलेट और कॉटन। फिंगर मिलेट जिसे हम इलुसिना कार्कोना कहा जाता है, जितने भी माइनर मिलेट्स हैं इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किसी का एरिया इन प्रोडक्शन है तो किसका है, फिंगर मिलेट का है। ठीक है, मेनली फिंगर मिलेट का जो प्रोडक्शन है वो कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वीन ऑफ मिलेट्स जो है वो किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ मिलेट्स या लेडी मिलेट किसे कहा जाता है? अरे भाई किसी एक लहारी बाई करके है, लहारी बाई। ठीक है, लहारी बाई जो छत्तीसगढ़ की एक युवती है, उन्होंने क्या कर रखा है कि जो भी माइनर मिलेट्स के सीड है उनको कंजर्व कर रखा है, उनको इकट्ठा कर रखा है, कलेक्ट कर रखा है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सीड्स को जो है। ठीक है, तो इस वजह से मिलेट लेडी के नाम से जो है किसे कहा जाता है, लहारी बाई। ठीक है, लहारी LAHARI, लहारी बाई। इलुसिना कार्कोना रागी को कहा जाता है, रागी को। हाँ हाँ, 1.5 किलो। ये लहारी बाई जो है छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, और इन्हें मिलेट लेडी के नाम से जाना जाता है या क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना आप। किंग तो अब आप भी बन सकते हो अगर आप चाहो तो। चलिए, लिखा यहां तक? लिखो लिखो लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। परसेंट अवेलेबल सोइल मॉइस्चर डिप्लेशन, टिलेज ऑपरेशन के लिए परसेंट अवेलेबल सोइल मॉइस्चर डिप्लेशन कितना होना चाहिए, 25 से 50%। ठीक है, और 25% किसके अंदर अगर अवेलेबल सोइल मॉइस्चर डिप्लीट हो जाता है तो इरिगेशन करते हैं, व्हीट और मैच। 50% किसके केस में, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट और कॉटन के केस में। सोरगम को और किस नाम से जाना जाता है, जिस तरीके से क्वीन ऑफ सीरियल जो है हम मेज को बोलते हैं, और क्या कहा जाता है, केमल क्रॉप। और बताइए और क्या क्या कोरस सीरियल्स का जो है इसे क्या कहा जाता है, किंग कहा जाता है। और बताइए, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, जब तक ये भाई लिख रहा है तब तक, एग्जॉस्टिव क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्जॉस्टिव क्रॉप कहा जाता है। एग्जॉस्टिव क्रॉप इसे कहा जाता है, मतलब ये हाईएस्ट न्यूट्रिएंट फीड करने वाली क्रॉप होती है, डीपर लेयर से जाकर जो है न्यूट्रिएंट का अपटेक करती है। मॉइस्चर का अपटेक भी सबसे ज्यादा डेप्थ पर जाकर कौन करता है, सोरगम करती है। और इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये जो है, जितनी भी सीरियल्स है उसके अंदर हाईएस्ट CN रेशो जो है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो है, अवशेषों की जब हम बात करते हैं, स्टेबल्स की जब हम बात करते हैं, क्रॉप रेजिड्यू की बात करते हैं, तो उसके अंदर हाईएस्ट CN रेशियो भी किसका होता है, आपके सोरगम का होता है। इस वजह से जैसे ही हम सोरगम की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके CN रेशियो ज्यादा होने की वजह से उसके स्टेबल्स जो है, हाउसेस जो है, वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं तो आने वाली जो फसल होती है जिसकी सोविंग के लिए, जर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, एग्जॉस्टिव क्रॉप कहा जाता है, या सोइल सिकनेस भी जो है सोरगम से रिलेटेड है। अवेलेबल मॉइस्चर इसको लिख लीजिए, ग्रेविमेट्रिक बेसिस या मास बेसिस पे, ये यूनिट आप मेंशन मत कीजिए। वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल माइनस वेट ऑफ ओवन ड्राई सोइल। याद रखना है कि नीचे जो है क्या आएगा, वेट ऑफ ओवन ड्राई सोइल आएगा इनटू 100। क्वेश्चन कैसे आया था सर? इसमें क्वेश्चन आया था भैया कि इसमें दिया हुआ था कि मॉइस्ट सोइल का वेट इतना है, ओवन ड्राई सोइल का वेट इतना है, तो आपको जो है ग्रेविमेट्रिक बेसिस पे वाटर को कैलकुलेट करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यही याद रखना है कि ओवन ड्राई सोइल ही नीचे आता है। ठीक है, ऊपर जो है वेट ऑफ वाटर डिवाइड, न्यूमेरिकल आया था, न्यूमेरिकल आया था, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इनटू BD इनटू 100। BD इसलिए हमने मेंशन किया है क्योंकि ये किसको बताता है, आपके वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। ओवन ड्राई वेट के अंदर जो है 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम 24 आवर्स के लिए रखते हैं सोइल को। ठीक है,
ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इंटू BD इंटू 100, ठीक है। डेप्थ जब भी दिया हो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इन फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके डेप्थ बेसिस पे वाटर कंटेंट निकल जाएगा। ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना टेम्परेचर रखते हैं, 105 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स के लिए। लिखा? थोड़ा जल्दी लिखो। लिख लिया क्या? वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल इंटू BD इंटू 100। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर एक एक क्रॉप जो है आपके पास जो भी नोट्स हो साथ के साथ पढ़ते जाना, ठीक है। और क्रॉप के नोट्स जो है थोड़ा सा मैं भी भूल जाता हूँ, है ना। ऐसा करूंगा मैं, सर को एक RS मीना वाली बुक है उसकी मैं PDF भेज दूंगा, वो जो भी आपका ऐप पे जो भी है वहां पर वो PDF मिल जाएगी आपको। उस PDF में ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होना है। कुछ मेजर क्रॉप्स है, जैसे सीरियल्स के अंदर व्हीट और राइस को पढ़ लेना है, ठीक है। ऑयल सीड के अंदर रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन और ग्राउंडनट को पढ़ लेना है। फाइबर क्रॉप्स के अंदर कॉटन और जूट को पढ़ लेना है, ठीक है। टोबैको और शुगर केन को पढ़ लेना है। इन मेजर क्रॉप्स को एक बार आप पढ़ लो, फिर जैसे ही अपना ये पूरा खत्म होगा उसके बाद 2-5 दिन के अंदर फटाफट एक साथ PDF लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है उनके बारे में पढ़ लेंगे। जितना आप टाइम क्रॉप प्रोडक्शन दोगे उसको अच्छा है कि आप माइनर सब्जेक्ट को अच्छा करो, ठीक है। लिखा ये माइनर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एक्सटेंशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके रैंक लगाने में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं, और इकोनॉमिक्स के अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत रेयरेस्ट केस होता है कि लोगों का राइट होता है। तो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ो, एक्सटेंशन बढ़िया पढ़ो। बढ़िया चल रही है, बस बढ़िया ही चलना चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें वो लेगार्ड्स वगैरह कुछ आता है, अर्ली अडोप्टर। अब चलो, लिख लिया क्या ये? लिखो लिखो। कहां पर ये ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट इनटू BD इनटू डेप्थ ऑफ सोइल इनटू 100, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वाटर कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक बेसिस इफ मॉइस्ट सोइल वेट जो है 120 ग्राम है, ओवन ड्राई वेट ऑफ सोइल जो है 100 ग्राम है, और BD जो है 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए।
Calculate the water content, calculate the water on the basis of gravimetric and volumetric basis. If moist soil weight कितना है 120 ग्राम है, ओवन ड्राई सोइल वेट जो है कितना है 100 ग्राम है, और बल्क डेंसिटी कितना है 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको दोनों बेसिस पे कैलकुलेट कीजिए। ग्रेविमेट्रिक बेसिस पर 20 आ रहा है, जाहिर सी बात है 120 में से 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो कितना आएगा 20% आएगा। ठीक है, और उसका भी जो है 20% ही आएगा, क्योंकि वहां पर बीडी क्या है 1 है। ठीक है, चलो बड़ा सिंपल लगा ना। ये क्या लैंग्वेज में चेंजेस आ जाता है, बैरियर आ जाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक साइंस ऑफ टच होता है, उसे क्या बोलते हैं, हैप्टिक। एक वर्ड आएगा हैप्टिक। साइंस ऑफ टाइम को क्रोमिक्स, क्रोमिक्स। चलिए लिख लिया क्या ये? कैलकुलेट द वाटर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक बेसिस। मोइस्ट सोइल वेट कितना है 120 ग्राम है, ओवन ड्राई सोइल वेट कितना है 100 ग्राम है, बल्क डेंसिटी 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इजीली आप परसेंट में निकलेगा ये। ठीक है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मोइस्ट सोइल का वेट जो है वो 120 दे रखा है, ओवन ड्राई का 100 है, नीचे 100 इंटू 100, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 क्रॉस कितना बचा 20%। उसके अंदर BD 1 है तो एक जोड़ दोगे तब भी क्या आएगा 20% ही आएगा, 120% नहीं 20% ही। समझ में आया भाटी जी न्यूमेरिकल? समझ में आया? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला है ग्रेविमेट्रिक बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो ग्रेविमेट्रिक बेसिस पे मोइस्ट सोइल का 120 ग्राम, ओवन ड्राई सोइल का 100 ग्राम, नीचे अरे भाई वेट ऑफ वाटर ही तो है, मोइस्ट सोइल वेट लिख दो या फिर कुछ भी लिखो, सॉरी मोइस्ट सोइल वेट। मोइस्ट सोइल वेट जो है वो कितना है 120 ग्राम है, ड्राई सोइल का कितना है 100 ग्राम है। मोइस्ट में से ड्राई को निकालोगे तो किसका निकलेगा, वाटर का निकलेगा। इतना कंफ्यूजन क्यों होते हो छोटी छोटी चीजों में? आया? चलिए लिख लिया क्या यहां तक? इसको आप सोल्व कर लेना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्लांट अप्रोच पर। प्लांट अप्रोच बी है। प्लांट अप्रोच के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपकी क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज क्या होती है? ऐसी ग्रोथ स्टेज, किसी भी क्रॉप की ऐसी ग्रोथ स्टेज जिसमें वो वाटर के प्रति क्या हो, सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो, यानी उस कंडीशन पर तो उसको क्या मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ स्टेज एट विच crop are most sensitive to moisture या water, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं। क्रिटिकल स्टेज अगर आपसे पूछा जाए सीरियल्स के केस में जो है जनरली क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी रखते हैं सीरियल्स। तो सीरियल्स के केस में अगर आपसे क्रिटिकल स्टेजेस पूछा जाए तो पैनिकल इनिशिएशन से टू फ्लावरिंग। पैनिकल इनिशिएशन टू फ्लावरिंग जो स्टेज होती है वो सबसे क्या होती है, वाटर के प्रति क्रिटिकल होती है, सेंसिटिव होती है। सेकंड अगर आपसे पूछा जाए पल्सेस के केस में, ठीक है, तो पल्सेस के केस में आपको याद रखना है फ्लावरिंग टू पोर डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपको याद रखना है। जितनी भी सीरियल क्रॉप्स है उन सीरियल क्रॉप्स में पैनिकल इनिशिएशन टू फ्लावरिंग वाटर के प्रति क्या है, सेंसिटिव स्टेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज। जितनी भी पल्सेस है वो फ्लावरिंग टू पोर डेवलपमेंट के प्रति, वाटर के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है। अधिकांश केस ये होता है, लेकिन कुछ क्रॉप प्लांट्स है, जैसे कि अगर हम बात करें वीट, एग्जाम्पल की बात करते हैं वीट के अंदर जो क्रिटिकल स्टेजेस है वो
अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि आपके इरिगेशन के वाटर जो है वो कितना है या इरिगेशन कितने हैं, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी होगी। वीट के अंदर जब हम इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो वीट के अंदर इरिगेशन शेड्यूलिंग देने का जो काम किया था, शेड्यूलिंग जो दिया था, वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आरबीएल भारद्वाज। क्या है? आरबीएल भारद्वाज। और आरबीएल भारद्वाज जो है वाटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर साइंटिस्ट है आईआरआई के अंदर। ठीक है, आरबीएल भारद्वाज ने वीट के अंदर क्या दिया था? इरिगेशन शेड्यूलिंग दिया था। और जब भी हम वीट की बात करते हैं, ठीक है, तो वीट के अंदर ग्रोथ स्टेजेस की बात करते हैं तो उसकी ग्रोथ स्टेजेस कितनी होती है जनरली? वीट की ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ स्टेजेस की बात करते हैं तो टोटल इसके अंदर ग्रोथ स्टेजेस कितनी होती हैं? 6 होती हैं। 6 के अंदर जो सबसे फर्स्ट ग्रोथ स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीआरआई कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है? क्राउन रूट इनिशिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राउन रूट इनिशिएशन कहा जाता है। सेकंड जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? टिलरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिलरिंग कहा जाता है। थर्ड जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंटिंग। क्या कहा जाता है? जॉइंटिंग। जॉइंटिंग के बाद में जो है फोर्थ आता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग कहा जाता है। फ्लावरिंग के बाद में फिफ्थ जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्किंग। और 6 नंबर पर जो है क्या आता है? डव स्टेज आती है। कौन सी आती है? डव स्टेज आती है। डव साबुन नहीं, डव स्टेज होती है जिसके अंदर जो मिल्क जो बना है, जो दूध जो बना है वो क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डव स्टेज। अब एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने डेज आफ्टर सोविंग? डीएस का मतलब क्या होता है? डेज आफ्टर सोविंग। आपने सुना होगा कि सीआरआई स्टेज जो है जनरली राइस के केस में अगर हम बात करते हैं तो 20 से 25 दिन हम लिखते हैं जनरली। कितना लिखते हैं? 20 से 25 दिन। लेकिन यदि आपसे स्पेसिफाई पूछा जाए कि कितने दिन के बाद, तो याद रखना है 21 डेज। कितना? 21 डेज। अब बात ये आती है कि क्राउन रूट इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि इसी स्टेज जो है, ये स्टेज जो है मोस्ट क्रिटिकल मानी जाती है। कौन क्या मानी जाती है? मोस्ट क्रिटिकल। मोस्ट क्रिटिकल क्यों इसे कहा जाता है? मोस्ट क्रिटिकल इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम वीट की बात करते हैं, ठीक है, तो वीट का जो सीड होता है, ये मान लीजिए सीड है, इस सीड के ऊपर से कुछ ब्रांचेस या कुछ जो है पार्ट निकलता है, जिसे उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूमल कहा जाता है जनरल। क्या कहा जाता है? प्लूमल। तो सीड के ऊपर और सोइल सरफेस के नीचे वाला जो पार्ट होता है, यहां पर एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जहां से कुछ ब्रांचेस अराइज होती है। जहां से क्या होता है? कुछ ब्रांचेस अराइज होती है। इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? टीलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीलर कहा जाता है। और ये कौन से पार्ट से निकलती है? क्राउन पार्ट से। कहां से निकलती है? क्राउन पार्ट। और क्राउन पार्ट क्या होता है कि सीड के एबोव और सोइल के बिलो। ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्राउन पार्ट बोलते हैं। और यहां से क्या निकलता है? टीलर से निकलता है। हम जानते हैं कि वीट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आपका टिलरिंग है, क्योंकि टिलर्स के ऊपर ही क्या बनता है? हमारा स्पाइक बनता है, ईयर आते हैं। यदि मान लीजिए नंबर ऑफ इफेक्टिव टिलर कम होंगे तो स्पाइक कम होंगे, और स्पाइक कम है तो ग्रेन फॉर्मेशन भी क्या होगा? कम होगा। यानी टिलरिंग बनने के लिए क्या जिम्मेदार है? क्राउन। क्या जिम्मेदार है? क्राउन। ठीक है, और क्राउन अगर नहीं बना तो टिलरिंग भी आगे नहीं होगी। ठीक है, इस क्राउन भाग से क्या होता है कि कुछ रूट्स जो है वो नीचे की ओर निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या कहा जाता है? क्राउन रूट इनिशिएशन। इसलिए वाटर के प्रति सबसे सेंसिटिव स्टेज जो है वो कौन सी होती है? क्राउन रूट इनिशिएशन होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्राउन रूट का मतलब क्या होता है? क्राउन रूट्स का मतलब होता है एबो सीड और बिलो ग्राउंड जो है, जो रूट्स अराइज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्राउन रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्राउन रूट्स का मतलब है रूट्स अराइजिंग फ्रॉम क्राउन पार्ट ऑफ प्लांट, क्राउन पार्ट ऑफ वीट प्लांट। ठीक है, और क्राउन क्या होता है? बिलो सोइल एंड अबव सीड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि वीट के अंदर जो है क्राउन पार्ट कौन सा होता है? सीड के ऊपर और सोइल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन पार्ट बोलते हैं। टिलरिंग का मतलब समझ गया? टिलरिंग का मतलब समझ में आया कि ब्रांचेस दैट अराइजेस फ्रॉम द
क्राउन पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, टिलरिंग कहा जाता है। जॉइंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी जो स्टेम होता है, जैसे कि हम जितनी भी ग्रासेस फैमिली है उनके स्टेम के अंदर क्या होता है, इस तरीके से नोड्स होते हैं, और नोड्स के बीच वाला जो जोन होता है उसको हम इंटरनोड्स बोलते हैं। जॉइंटिंग का मतलब ये है कि जो दो नोड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस किसी भी प्लांट के अंदर जो जब हाइट बढ़ती है तो ये जो दो नोड्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ज्वाइंटिंग स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वाइंटिंग स्टेज कहा जाता है। ज्वाइंटिंग का मतलब समझ में आया, किसी भी स्टेम के अंदर जो है जो दो नोड्स होते हैं उन दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस का बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वाइंटिंग स्टेज। मींस ये किसको डिनोट करता है, हाइट को डिनोट करता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में फ्लावरिंग आप सभी जानते हैं, मिल्किंग और डव स्टेज, ये चीज क्लियर है। मिल्किंग का मतलब क्या होता है कि दूध या अवस्था जिसे हम बोलते हैं। डव स्टेज का मतलब है जो भी मिल्क बना है वो क्या होगा, हार्ड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डव स्टेज कहा जाता है। अभी हमने देखा कि 20 से 25 दिन के बाद क्या आती है, CRI आती है। यदि अगर हम इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 45 डेज, 40 62 65 डेज, 82 85 डेज, ठीक है, 100 टू 105 डेज। लेकिन जो डव स्टेज होती है वो लगभग 115 से 120 डेज की मानी जाती है। ये है ग्रोथ स्टेजेस। क्या है, ग्रोथ स्टेजेस है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई फार्मर है, उस फार्मर के पास केवल यदि वन इरिगेशन है, क्या है, वन इरिगेशन है, तो वो कौन सी स्टेज पर जो है इरिगेशन देगा, तो कौन सी स्टेज पर देगा, जो मोस्ट क्रिटिकल होगी। मोस्ट क्रिटिकल कौन सी आपकी, CRI स्टेज, दैट इज क्लियर। अगर मान लीजिए किसी फार्मर के पास कितने इरिगेशन हो, दो इरिगेशन हो, तो उसे इरिगेशन कब करना चाहिए, CRI एंड वापस बताओ, CRI एंड, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अगर क्वेश्चन यहां आता है तो ये क्वेश्चन के अंदर जो है कई बार कई एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है मिल्किंग। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में आपको CRI और लेट ज्वाइंटिंग मिले, क्या मिले, CRI और लेट ज्वाइंटिंग मिले, तो आंखें बंद करके जो है इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आंसर यही देना है, CRI एंड लेट ज्वाइंटिंग। और CRI और लेट ज्वाइंटिंग नहीं मिले तो CRI एंड फ्लावरिंग को क्या करना है, राइट करना है। क्लियर है। ऑप्शन में CRI और लेट ज्वाइंटिंग हो तो राइट किसको करना है, CRI एंड लेट ज्वाइंटिंग को करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो लेट ज्वाइंटिंग तो क्या होगा, फ्लावरिंग होगा। जनरली जो दो इरिगेशन होते हैं वो एक CRI पर दिया जाता है और एक फ्लावरिंग पर दिया जाता है, लेकिन जो आपके टेक्स्ट बुक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है राजेंद्र प्रसाद की, उसके अंदर दो इरिगेशन पे बता रखा है, CRI और लेट ज्वाइंटिंग पर। किसी भी बुक के अंदर ये मेंशन नहीं किया गया है, जो भी फर्जी बुक्स है उनके अंदर फ्लावरिंग बता रखा है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है CRI और लेट ज्वाइंटिंग है। अगर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में ऑप्शन क्या हो, लेट ज्वाइंटिंग अगर पीछे दे रखा हो तो राइट आपको कौन सा करना है, CRI और लेट ज्वाइंटिंग। CRI एंड फ्लावरिंग तो उस केस में करना है जब लेट ज्वाइंटिंग आपको ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लीजिए तीन इरिगेशन हो तो तीन इरिगेशन पे कब कब दोगे, CRI पर दे दो, ठीक है, 1 3 5, 1 3 और 5, ठीक है, CRI ज्वाइंटिंग और मिल्किंग, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना जाए, एक क्वेश्चन फिक्स है कि CRI स्टेज कितने दिन बाद आती है, 21 डेज बाद। कितने दिन बाद, 20, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है 21 डेज बाद आती, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा कि वन इरिगेशन है तो कब प्रोवाइड करना है, CRI। दो इरिगेशन है तो CRI और लेट ज्वाइंटिंग पर। तीन इरिगेशन है तो CRI ज्वाइंटिंग और मिल्किंग पर। ये चीज क्लियर है। एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम IWCP रेशो के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा जल्दी लिखना। क्रिटिकल स्टेज, ग्रोथ स्टेज एट विच क्रॉप आर मोस्ट सेंसिटिव टू मॉइस्चर, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। अब मोस्ट क्रिटिकल आ गया मतलब उसके प्रति तो सबसे ज्यादा ही सेंसिटिव है, यानी उस कंडीशन पे तो वाटर अवेलेबल होना ही चाहिए। सीरियल्स के केस में पेनिकल इनिशिएशन टू फ्लावरिंग। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरियल जनरली जो है किस स्टेज पर वाटर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो पेनिकल इनिशिएशन टू फ्लावरिंग। पल्सेस के अंदर अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग टू पोड डेवलपमेंट। वीट के अंदर इरिगेशन शेड्यूलिंग किसने दिया था, RBL भारद्वाज ने। इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब है कि वीट के अंदर हमें कब इरिगेशन देना है, कितनी मात्रा में देना है, किस तरीके से देना है, ये बताया था RBL भारद्वाज ने। अभी हम इरिगेशन शेड्यूलिंग पढ़ रहे हैं भाटी जी।
लिखो लिखो लिखो। लेट ज्वाइंटिंग का मतलब ये हो गया कि जब फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाला हो और जो ज्वाइंटिंग स्टेज है, यानी जब जो आपके नोड्स है उन नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होने वाली जो लास्ट कंडीशन हो, लगभग मान लीजिए 20 से 25 दिन हमने कहा किस पर, CRI पर, 40 से 45 हमने कहा टिलरिंग पर, और 60 से 65 हमने कहा ज्वाइंटिंग पर। यानी लगभग 55 से जो 60 दिन वाली जो अवस्था है वो सबसे क्या होती है, मोस्ट क्रिटिकल होती है। ठीक है, इसलिए हमने लेट ज्वाइंटिंग पर दे रहे हैं, क्योंकि फ्लावरिंग की जब भी होती है तो पोलन फॉर्मेशन जो होगा, पोलन के लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, उनको वाटर की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए वाटर प्लांट के अंदर नहीं होगा तो पोलन का एबॉर्शन हो जाता है, जिस तरीके से आपने सुना होगा, और पोलन जो है जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फ्लावर नहीं बना, यानी पोलन नहीं बना, और फिर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फ्लावरिंग तो है, लेकिन फ्लावरिंग के पहले अगर हम इरिगेशन दे देंगे तो जाहिर सी बात है उस फ्लावर के अंदर जो है वाटर कंटेंट रहेगा, तो पोलन फॉर्मेशन अच्छा होगा और फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा। इस वजह से जो सबसे राइट आंसर है वो क्या है, लेट ज्वाइंटिंग होता है अगर दो इरिगेशन हो तो। ठीक है, लिखा। वीट के अंदर ग्रोथ स्टेजेस वैसे 6 होती है, लेकिन इन 6 ग्रोथ स्टेजेस में से जो मोस्ट सेंसिटिव स्टेज है वो कौन सी है, CRI है। दो इरिगेशन हो तो CRI और लेट ज्वाइंटिंग, और ऑप्शन में लेट ज्वाइंटिंग नहीं हो तो CRI एंड फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग की जगह वो बूटिंग भी आपको दे सकता है वर्ड, बूटिंग। फ्लावरिंग की जगह जो है बूटिंग भी आपको वर्ड मिल सकता है। क्राउन पार्ट कहां होता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि वीट के अंदर क्राउन पार्ट कौन सा होता है, एबोव सोइल बिलो सीड, या फिर एबोव सीड बिलो सोइल, इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है? ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, आप नांदा वाली बुक देखना, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर ही क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक, DOUGH है वो ना। रूट अराइजिंग फ्रॉम क्राउन पार्ट ऑफ प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन कहा जाता है। और क्राउन रूट इनिशिएशन वीट के अंदर कब आता है, 20 to 25 डेज आफ्टर सोविंग। एकमात्र ऐसी सीरियल क्रॉप जिसके अंदर टीलर का फॉर्मेशन नहीं होता है मेज है, मेज को नॉन टीलर प्लांट बोलते हैं। बाकी जितनी भी सीरियल्स है उनके अंदर क्या होता है, टिलरिंग होती है। ठीक है, ब्रेस या प्रोप रूट्स क्या होती है, ब्रेस या प्रोप रूट, बेस या, वेरी गुड, बेस या प्रोप रूट्स क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी जब सीरियल क्रॉप ग्रो होती है, जैसे कि हम मेज की बात करें, मेज के अंदर, सोरगम के अंदर और परमलेट के अंदर, तो एडवेंटेटियस रूट, जो एरियल पोर्शन के अंदर जो रूट्स निकलती है उनको हम एडवेंटेटियस रूट्स बोलते हैं, जो क्या करती है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है और साथ में फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं बेस या प्रोप रूट। ठीक है, CRI, ज्वाइंटिंग और मिल्किंग इलाज में ना 3 इरिगेशन अगर हो तो। लैंग्वेज घुमा के भी दी जा सकती है आपसे, है ना। इंडिया के अंदर अगर किसी क्रॉप का सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया है तो वो वीट है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इरिगेटेड क्रॉप है वो कौन सी है, वीट है। लिखा। थोड़ा जल्दी लिखो यार। वीट की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? वीट की वाटर रिक्वायरमेंट 450 से 650 हेक्टेयर mm है, वीट और सोरगम दोनों की। क्या हुआ, हाँ बोलो। मेरा इंजीनियरिंग का फोन किया था, तो पूछ रहा था कि 2 साल में चलिए, ग्रोविंग एरिया कौन सी क्रॉप का हाईएस्ट है,
ग्रोविंग एरिया कौन सी क्रॉप का, राइस का जो है ग्रोविंग एरिया सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर। चलिए लिखा, लिखो लिखो यार थोड़ा जल्दी। इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा एरिया कौन सी क्रॉप का है, एरिया और प्रोडक्शन राइस का है, ठीक है। इसलिए इंडिया का जो स्टेपल फूड है वो कौन है, राइस है, जबकि वर्ल्ड का कौन सा है, व्हीट। लिख लिया बाटी, चलिए बेस और प्रो फ्रूट सभी बताते हैं। हाँ चलिए, देखिए जनरली होता क्या है, मेज हो गया, सोरगम हो गया और आपका पर्लमेट हो गया, इसके अलावा सुगर केन हो गया। इनके जब आप स्टेम को देखोगे, ये सोइल है, इनका जो स्टेम होता है, इस स्टेम के पास में जो है कुछ रूट्स जो है यहाँ पर एराइज होती है, ठीक है। ये क्या होती है, रूट्स होती है, जिन रूट्स को हम बोलते हैं, जैसे जनरली अगर हम देखें एडवेंटेटिव रूट्स, क्या होती है, एडवेंटेटिव रूट्स होती है। वो कोई भी रूट जो एरियल पोर्शन में निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटेटिव रूट्स कहा जाता है, ठीक है। इन एडवेंटेटिव रूट्स को जो है हम इसके अंदर क्या बोलते हैं, बेस या प्रोप रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेस या प्रोप रूट्स कहा जाता है। इसके दो काम हैं। फर्स्ट काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। आपने देखा होगा कि लॉजिंग की वजह से ये गिर जाते हैं, तो ये रूट्स क्या करती है, इस तरीके से जमीन से वापस कनेक्ट होती है, यानी इसको क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। जब रूट्स ऊपर की साइड में है तो जाहिर सी बात है सन से आने वाली रेडिएशन के साथ, एनर्जी के साथ रिएक्ट करती है और फोटोसिंथेसिस करती है, यानी किसमें पार्टिसिपेट करती है, फोटोसिंथेसिस में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी रूट्स है जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो याद रखना है एडवेंटेटिव रूट्स, और उन एडवेंटेटिव रूट्स को क्या बोलते हैं, बेस या प्रोप रूट्स कहा जाता है, जो किस किस के अंदर होती है, मेज के अंदर, सोरगम के अंदर, पर्मलेट के अंदर और सुगर केन के अंदर होती है, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लेना, फिर एक साथ लिख लेना, एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, इसके बाद में सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट सिम्टम्स। प्लांट सिम्टम्स के अंदर जो है, जैसे मान लीजिए कर्लिंग हो जाए, ट्विस्टिंग हो जाए या फिर विल्टिंग हो जाए, तो ये सब सिम्टम है आपके मॉइस्चर डिफिशियंसी के, या फिर हमें इस कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक है आपका स्ट्रेस डिग्री डेटा या इंफ्रारेड थर्मोमीटर के माध्यम से, इंफ्रारेड थर्मोमीटर के माध्यम। इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, कैनोपी टेम्परेचर। किसको मेजर करता है, कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। किसको मेजर करता है, कैनोपी टेम्परेचर को। और इंफ्रारेड थर्मोमीटर के माध्यम से हम एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस डिग्री डे। इस स्ट्रेस डिग्री डे का फॉर्मूला है टेम्परेचर ऑफ कैनोपी माइनस टेम्परेचर ऑफ एयर। जब इस फॉर्मूला या इस स्ट्रेस डिग्री डे की वैल्यू जो है, ये गया था गिवन बाय जैक्सन। किसने दिया था, जैक्सन ने दिया था। और इसकी वैल्यू जब 10 to 15 आ जाती है, क्या आती है, 10 to 15, इसका मतलब ये क्या है, क्रॉप प्लांट के लिए हार्मफुल है, और इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, इरिगेशन देना चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो किसको मेजर करता है, कैनोपी टेम्परेचर को विदाउट टच। और स्ट्रेस डिग्री डे को जो हम किसके माध्यम से कैलकुलेट करेंगे, इंफ्रारेड थर्मो। कैसे करेंगे, क्योंकि हमें किसका टेम्परेचर पता लग गया, कैनोपी का, माइनस क्या करना है, एयर का टेम्परेचर। इन दोनों की वैल्यू जब कितनी आए, 10 से 15 है, मींस ये क्या इंडिकेट करता है, हार्मफुल है, यानी इस कंडीशन के हमें क्या करना है, इरिगेशन देना है। जब कैनोपी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, मींस यहां पर वाटर नहीं है, प्लांट के अंदर क्या नहीं है, वाटर नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, यहां पर इरिगेशन देना है। तो ये कुछ अप्रोच है जो प्लांट अप्रोच के अंदर आता है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखना है, चाहे और कुछ चीज याद रहे न रहे, जिसको हम बोलते हैं IWCP रेशियो, जो क्या आता है आपके क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच के। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच के अंदर IWCPE
रेशो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। IWCP रेशो जो है वो किसने दिया, फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है किसने दिया था, गिवन बाय परिहार एट अल, किसने दिया था, परिहार एट अल इन 1974, 1974 में। एटोल का मतलब क्या होता है, जब आप एमएससी करोगे और रिसर्च पेपर जब पब्लिश करते हो तो यदि 2-4 लोग साथ में होते हैं, जैसे ये पब्लिश करेगा तो 2-4 लोगों के जो नाम देंगे तो उसमें केवल जो मेन ऑथर होता है उसी का नाम रखा जाता है। तो परिहार एटोल 1974 में इन्होंने IWCP रेशो दिया था। नोन एज, इसे और किस नाम से जाना जाता है, नोन एज सोइल मॉइस्चर इंडेक्स, किस नाम से जाना जाता है, सोइल मॉइस्चर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर लिख रहा हूं, फिर एक साथ हम समझेंगे। हायर द रेशो मोर स्ट्रेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि यदि रेशो की वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रेस क्या, हायर द रेशो लोअर द स्ट्रेस, सॉरी एक सेकेंड, एक वर्ड यहां पर लिख लो, हायर द रेशो इरिगेशन इंटरवल इज लेस। एक सेकेंड आप इस वर्ड को समझिए। यहां पर समझने से पहले मैं आपको दो वर्ड और समझा देता हूं। एक होता है इरिगेशन इंटरवल और एक होता है इरिगेशन पीरियड। क्या होता है इरिगेशन इंटरवल? इरिगेशन इंटरवल का मतलब है कि दो इरिगेशन के बीच में कितना समय लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन इंटरवल। एक होता है आपका इरिगेशन पीरियड, एक इरिगेशन को देने में जो है हमें कितना समय लगा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन पीरियड। ये दोनों चीजें क्लियर है। एक बार के लिए मैंने कहा कि हायर द रेशो इरिगेशन इंटरवल क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। हायर द रेशियो इरिगेशन इंटरवल इज लेस, सॉरी इरिगेशन इंटरवल क्या है, लेस है। एक बार हम बात करते हैं IWCP रेशियो की वैल्यू, रेशियो, और इधर लिख देते हैं क्रॉप, क्रॉप और रेशियो। क्रॉप की अगर मैं बात करता हूं तो जो राइस है एंड पोटैटो, राइस एंड पोटैटो के लिए कितनी होती है 1.2, बरसीम के लिए कितनी होती है 1.0। उसके अलावा वीट, मेज, सनफ्लावर, इसके लिए होती है आपकी 0.9, ठीक है। सोरगम एंड PM का मतलब परमलेट, इसके लिए होता है 0.8। कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन के केस में है 0.75। रेपसीड एंड मस्टर्ड की बात करते हैं तो इसके केस में है 0.7, ठीक है। और एक और याद रखना है, ग्राउंडनट के केस में जो है वो कितना है 0.6। और जो सबसे लोवेस्ट है सेफ्लावर का, किसका है, सेफ्लावर, जिसको हम कुसुम बोलते हैं, कार्टेमस टिंक्टोरियस बोला जाता है, इसका कितना है 0.4। एक बार के लिए आप केवल इस रेशो की तरफ देखिए, राइस एंड पोटैटो का कितना है 1.2, बरसिम का कितना है 1.0, वीट में सनफ्लावर का कितना है 0.9, सोरगम परमिनेट का कितना है 0.8, कॉटन का कितना है 0.75, रेपसीड मस्टर्ड, RM का मतलब क्या है, रेपसीड और मस्टर्ड का कितना है 0.7, ग्राउंडनट या ऑल पल्सेस का कितना है 0.6, सेफ्लावर का कितना है 0.4। ये तो आपको रेशो याद करना ही है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्रॉप का क्या IWCP रेशो है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है कि हमने ये वर्ड क्यों लिखा, हायर द रेशो इरिगेशन इंटरवल भी लेस, और यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये IW क्या है और ये CPE क्या है, ठीक है। 2 मिनट है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो फर्स्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है IW, नीचे क्या लिखा हुआ है CPE, इधर क्या लिखा हुआ है रेशो। इसके अंदर जो है IW का मतलब क्या है, इरिगेशन वाटर, क्या है इरिगेशन वाटर, की हमने इरिगेशन के लिए जो वाटर दिया है वो कितनी सेंटीमीटर डेप्थ का दिया है, उससे हमने किससे डिनोट किया, IW से। जैसे 5 सेंटीमीटर इरिगेशन दिया है, 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 5 सेंटीमीटर डेप्थ का इरिगेशन दिया है। CPE जो है यहाँ पर, इस CPE का मतलब होता है क्यूमुलेटिव पेन इवेपोरेशन। क्या होता है क्यूमुलेटिव पेन इवेपोरेशन। देखो क्यूमुलेटिव
क्यूमुलेटिव जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है, आज कितना इवोपोरेशन हुआ, 2 तारीख को कितना हुआ, 3 को कितना हुआ, 4 को कितना हुआ, 5 को कितना हुआ, और इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाएगा? क्यूमुलेटिव पैन इवोपोरेशन। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा, कि कितना जो है पैन इवोपोरेशन हो रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? क्यूमुलेटिव पैन इवोपोरेशन वर्ड यूज किया जाता है। यहां तक समझ में आया? यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए जैसे कि इधर है कोई क्रॉप, जैसे राइस है या फिर बरसीम है, ठीक है। बरसीम का मान लीजिए IWCP रेशियो कितना है? 1.0। कोई एक और क्रॉप है जिसका नाम दे रहा हूं मैं पी क्रॉप, इसका कितना है? 0.5। ये क्या है आपका? रेशियो वैल्यू। क्या है? रेशियो वैल्यू। सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो IW की वैल्यू आपको दी जाएगी, रेशियो की वैल्यू आपको दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा कि CP कितना होगा। तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था PhD एग्रोनॉमी 2023 के अंदर। आप पेपर डाउनलोड करना, और इसमें जो है IW की वैल्यू दे रखी थी, CPE की वैल्यू दे रखी थी, आपसे रेशियो कैलकुलेट करवाया गया था। तो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब समझते हैं कि हमने वो वर्ड क्यों लिखा, कि यदि रेशियो ज्यादा होगा तो इरिगेशन इंटरवल क्या होता है? कम होता है। यहां पर मैं यूज कर रहा हूं बरसीम के लिए 1.0 इसका IWCP रेशियो है, और सेकंड क्रॉप है जिसका कितना है? 0.5 है। ये क्या है यहाँ पर? रेशियो वैल्यू। मान लीजिए इसका भी 1 हेक्टेयर एरिया था और इसका भी क्या है? 1 हेक्टेयर एरिया है। यहां पर जो डेप्थ ऑफ इरिगेशन दिया है हमने वो कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। दोनों के अंदर कितने कितने सेंटीमीटर का दिया है? 5 सेंटीमीटर का। कितने का दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आ गया? IW भी आ गया, और क्या आ गया? रेशियो वैल्यू आ गया। यहां पर CPE की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जाहिर सी बात है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको इधर भेज देंगे और इसको यहां पर भेज देंगे, यानी IW डिवाइडेड बाई रेशियो, यही होगा। अगर इसके लिए निकाले तो कैसे निकालेंगे? IW कितना है? यहां पर IW कितना है? 5 सेंटीमीटर है ना भाई। IW कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। रेशियो वैल्यू कितनी है इसकी? रेशियो कितना आ गया? 1.0। CPE क्या है आपका? वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके केस में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। नीचे जो है रेशियो कितना है? 0.5 है। ये चीज समझ में? इसको अगर मैं सोल्व करता हूं 5 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाई 1 को, तो कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 होगा। 5 से 5 क्रॉस हो गया, क्या आया हमारा? 10 आया। ठीक है, ये 10 किसकी वैल्यू है? CPE की। और CPE का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव पैन इवोपोरेशन होता है। क्या होता है? क्यूमुलेटिव पैन इवोपोरेशन होता है। मान लीजिए जैसे कि इवोपोरेशन है, अब इवोपोरेशन किसी दिन में जो है 1 सेंटीमीटर हो रहा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, और लास्ट में क्या आएगा? 10 आएगा। इवोपोरेशन का मतलब क्या है? कि सोइल के अंदर से जो है वाटर का लॉस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन बोलते हैं। मान लीजिए 5 कहां है आपका? 5 पहले आएगा या 10 पहले आएगा? 5 पहले आएगा। 5 पहले आया, इसका मतलब सोइल के अंदर से क्या लॉस हो गया आपका? वाटर खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वाटर। तो आपको वापस क्या करना है? इरिगेशन देना पड़ेगा। वापस क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन। तो यहां पर तो कम दिनों के अंदर हम वापस क्या करेंगे? इरिगेशन करेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारा इवोपोरेशन कितना है? क्यूमुलेटिव पैन इवोपोरेशन 10 है। तो इस 10 को पहुंचने के लिए हमें दिन जो है क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। जब इरिगेशन इंटरवल की बात करते हैं, यानी 2 इरिगेशन के बीच में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन इंटरवल। जब कम समय किस वाले केस में लग रहा है? कम समय लग रहा है हमें किस केस में? जिसका रेशियो क्या था? ज्यादा था। और ज्यादा समय किस में लग रहा है? जिसका रेशियो क्या था? कम था। ये चीज क्लियर हुई? तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि यदि आपके IWCP रेशियो की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इरिगेशन इंटरवल क्या होता है? कम होता है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है क्या? अगर रेशियो वैल्यू ज्यादा है तो इरिगेशन इंटरवल क्या होगा? कम होगा। अब इरिगेशन इंटरवल कम है, इसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर जो स्टेज जो डेवलप है वो भी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। जिसका रेशियो ज्यादा, उसके अंदर स्टेज भी क्या होता है? ज्यादा डेवलप होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। समझ में आया या नहीं आया भाटी जी? आया या नहीं आया? चलो एक और बार मैं समझा देता हूं। मान लीजिए जिसको नहीं आया है एक और बार समझ लीजिए। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो IWCP रेशियो किसने दिया? परियार एट अल ने। कब दिया? 1974 में। किस नाम से जाना जाता है? सोइल मॉइस्चर इंडेक्स। हायर द रेशियो, इरिगेशन इंटरवल विल बी लेस। ठीक है, ज्यादा रेशियो है
तो इरिगेशन इंटरवल क्या होगा, कम होगा। इसी के साथ में हम एक और पॉइंट यहां पर लिख लेंगे, हायर द रेशो मोर स्ट्रेस, हायर द रेशो और स्ट्रेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नॉन एजस सोइल मॉइस्चर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। हायर द रेशो इरिगेशन इंटरवल विल बी लेस, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्रॉप्स है जिनका आपको इरिगेशन इंटरवल याद रखना है। ग्राउंडनट के साथ साथ यहां पर एक और वर्ड लिख लेना, ऑल बीन्स का जितनी भी पल्सेस है उनका भी कितना है, 0.6 होता है। राइस और पोटैटो का आरपी का कितना है, 1.2, बरसीम का कितना है, 1.0, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। व्हीट में सनफ्लावर का कितना है, 0.9, सोरगम परमिनेट का कितना है, 0.8, कॉटन का मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है कितना है, 0.75, और रैपसीड मस्टर्ड, आरएम का मतलब क्या होता है, रैपसीड एंड मस्टर्ड, इसका कितना है, 0.7, ग्राउंडनट का कितना है, 0.6, सेफ्लावर का कितना है, 0.4 है। ये चीज क्लियर है क्या? एक बार आप इसको लिख लीजिए। ये लिख लिया था क्या हमने? चलो इसको लिखो, एक और बार बता देंगे। प्लांट सिम्टम्स के अंदर कर्लिंग, ट्विस्टिंग एंड विल्टिंग जब होती है तब भी हम क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं। थोड़ा जल्दी लिखो ताकि एक और बार हम समझ सकें। एक और है क्या, ये वाली लिखोगे इसको? चलो इसको लिखो लिखो लिखो। हाँ, इरिगेशन वाटर, हाँ हाँ बोलो बोलो, पहले तुम बोलो। इरिगेशन वाटर CPE बराबर रेशो, ठीक है। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, IW डिवाइडेड बाई रेशो वैल्यू बराबर CPE, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब क्या करना चाह रहे हो आप? ठीक है, हाँ इरिगेशन डेप्थ है। इरिगेशन वाटर का मतलब क्या है, इरिगेशन को कैसे देते हो आप, डेप्थ बेसिस पे दोगे, वॉल्यूम बेसिस पे दोगे, कैसे भी दे सकते हो। डेप्थ बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, वॉल्यूम बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे 1 हेक्टेयर mm है, तो 1 हेक्टेयर mm का मतलब क्या है, कितना लीटर वाटर आपने अप्लाई किया, 1 हेक्टेयर mm में जो है कितना लीटर वाटर, 10⁴। यदि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर है तो कितना वाटर अप्लाई किया, 10⁵ लीटर, ठीक है। और 1 हेक्टेयर अगर मीटर है तो कितना किया, यानी हम जो इरिगेशन हम दे रहे हैं उसको हम डेप्थ बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों के लिए ये सही है। लिखाइए, चलिए प्लांट सिम्टम्स, चलिए लिखो यार भाटी जी, थोड़ा जल्दी लिखा करो। कौन सा, ये क्या है, बाटी ने लिखा नहीं है इसलिए वो बोल रहा है कि इसको समझाओ ताकि मैं लिख लूं साथ के साथ में। चलिए, जो भी स्टेम होता है उस स्टेम के पास में कुछ रूट्स जो है वो निकलती है ग्राउंड पोर्शन से, जिनको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटेटिव रूट्स कहा जाता है। कोई भी रूट जो एरियल पोर्शन में निकलती है उसको हम एडवेंटेटिव रूट्स बोलते हैं। और सुगर केन, सोरगम, मेज और परमलेट के अंदर इसे क्या कहा जाता है, बेस या प्रोप रूट्स कहा जाता है, जो मैकेनिकल सपोर्ट देती है और फोटोसिंथेसिस का काम करती है। चलिए, प्लांट सिम्टम्स, कर्लिंग, ट्विस्टिंग एंड विल्टिंग। इंफ्रारेड थर्मोमीटर कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करता है। स्ट्रेस डिग्री डे, टेम्परेचर ऑफ कैनोपी माइनस टेम्परेचर ऑफ एयर गिवन बाय जैक्सन, और 10 to 15 जब इसकी वैल्यू आ जाती है तो ये क्या होती है, हार्मफुल होती है। एक और बार IWCP रेशो को हम पढ़ लेंगे कल, ठीक है। लिखो लिखो, चलो लिखो लिखो आप। लिख लिया बाटी जी? चलो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
लिख लिया भाई? 40-50 मिनट और है, क्लास कर लो। अरे नहीं नहीं, अभी क्लास है एक और। 50 मिनट और। चलो क्लास, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम कल पढ़ेंगे इनको वापस, ठीक है? कल देख लेंगे इसको, कल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना।